नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं इतिहास में अगला टॉपिक, मौर्य साम्राज्य जो उसका दूसरा भाग। देखिए दोस्तों, इससे पहले मौर्य साम्राज्य का जो पहला भाग है वो अपलोड कर चुका हूं। अब दूसरा भाग है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच गए थे उनको हम दूसरे भाग में पूरे करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम जो मौर्यकालीन सिक्के हैं। तो सिक्के जो है, देखिए सिक्के जो थे वो आहत, जिनको पंचमारक सिक्के भी कहते हैं। तो आहत सिक्के जिनको पीट करके बनाए जाते थे उनको आहत सिक्के कहते थे और इन्हें पंचमारक के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए कौन कौन से सिक्के थे, वो किस धातु से बने थे। तो इसमें देखिए कासारपण, पर्ण या धरण, ये है सिक्कों के नाम। ये सारे के सारे चांदी के सिक्के होते थे जिनको कासारपण और पर्ण या धरण। पर्ण जो सिक्का है वो सबसे महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य में याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिक्का था वो पर्ण था और ये किसका बना था? चांदी का। इसके बाद देखो स्वर्ण और निष्क, ये जो सिक्के थे ये सोने के बने हुए सिक्के थे, मौर्यकालीन सोने के सिक्के। इसके बाद देखो मास्क, ये तांबे के बने हुए सिक्के थे। और इसके अलावा काकड़ी, ये तांबे का बना छोटा सिक्का होता था, छोटे आकार का सिक्का था जो तांबे का बना था। इसके बाद देखिए जो अभिलेख है, मैंने पढ़ा इसमें कि पढ़ा आपको कि जो अशोक है वो पहला शासक था जिसने लिखित अभिलेख छोड़े। इससे पहले कोई लिखित अभिलेख या साक्ष्य नहीं मिले। तो इस तरह से लिखित अभिलेख छोड़ने वाला जो अशोक पहला शासक था। तो इसमें जो अभिलेख है उनमें एक प्रश्न आता है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो वह कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसमें रानी करुवाकी द्वारा दान देने का वर्णन मिलता है। इसके बाद देखिए धर्म महामात्र, ये एक पद था और इस पद की जो रचना है वो अशोक ने की थी। और इसका मुख्य जो कार्य था धर्म महामात्र का वो था नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। यह हमें याद रखना है। तो धर्म महामात्र के बारे में 5वें जो शिलालेख है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई। इसके बाद देखो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला जिसके आचार्य चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे और वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। तो ये विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, ये हमें याद रखना है। और आज के टाइम पर अगर भारत का पूछे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, ये हम पहले भाग में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखो मौर्यों की जो राजधानी थी वो राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र आधुनिक पटना यानी बिहार की जो राजधानी है उसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए अशोक द्वारा श्रीनगर व ललित पाटन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और ललित पाटन ये नेपाल में, इन नगरों के जो बसाया गया वो किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बसाया गया। जो राजतरंगिणी है कलहण द्वारा रचित है, उसमें जो कश्मीर का इतिहास मिलता है उसके अनुसार यह है कि श्रीनगर की जो स्थापना है बसाया था वो अशोक ने बसाया। इसके बाद देखो एग्रोनोमोई क्या है? तो एग्रोनोमोई क्या है? यह है सड़क निर्माण अधिकारी, यानी जो पथ निर्माण अधिकारी था उसको एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए गूढ़ पुरुष, जो मौर्य साम्राज्य में ये ऐसी शब्दावलियां हैं जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ लेके आया हूँ। तो गूढ़ पुरुष क्या थे? गुप्तचर, यानी गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। और गुप्तचर जो ये दो प्रकार के थे, संस्था और संचारा। संस्था जो गुप्तचर थे वो एक स्थान पर रह करके और ये गुप्त सूचनाएं एकत्र करते थे। इसी तरह से संचारा जो भ्रमणशील गुप्तचर थे, जो स्थान स्थान पर जाकर के और गुप्त जानकारियां लेने वाले थे, उनको कहते थे संचारा। तो संस्था और संचारा ये गुप्तचर विभाग के दो भाग थे। इसके बाद देखिए कलिंग, कलिंग के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। 261 ईसा पूर्व यानी अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के बाद में अशोक का जो मानस है वो बदल गया और उसने हिंसा का त्याग कर अहिंसा का सहारा लिया। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली। और तोसली जो है ये हाथियों के लिए, यानी कलिंग जो है ये हाथियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। इसके बाद देखिए कर नीति की जो जानकारी है वो कहाँ मिलती है, किस अभिलेख में मिलती है? तो वो है रुम्मनदेही अभिलेख में जो है कर नीति, यानी बाकी जो थे उसमें प्रशासनिक जानकारी मिलती है लेकिन इसमें आर्थिक जानकारी मिलती है। तो ये एक प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि किस अभिलेख में आर्थिक जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख। इसके बाद देखिए जो मौर्य काल में जो प्रचलित भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो प्रचलित जन भाषा थी पाली।
पाली भाषा में। और ये भी हमने पढ़ा कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो भी पाली भाषा में लिखे गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी मौर्य वंश के अशोक ने किया। तो जन भाषा जो थी उस समय की पाली भाषा जन भाषा थी। मौर्यों का जो राजकीय चिन्ह जैसा नाम है मौर्य यानी मयूर, मयूर या मोर इनका राजकीय चिन्ह था। इसके बाद देखो द्विभाषीय अभिलेख, जो अभिलेख है द्विभाषीय अभिलेख वो है सार ए कूना अभिलेख। और ये सार ए कूना अभिलेख कंधार अफगानिस्तान में मिला। और इसके बाद अगला पॉइंट है ना वह मौर्य कालीन भूमि के प्रकार। तो जो मौर्य कालीन भूमि थे उसके प्रकार देखे कौन कौन से हैं। तो एक पहला प्रकार अदेव मात्रक, तो ये हम पढ़ेंगे। देखो अदेव मात्रक ये है बिना वर्षा के जिस भूमि में अच्छी फसल हो जाया करती उसको अदेव मात्रक। देखो उसको याद करना बहुत सरल है। अदेव यानी बिना देव, जो जिस भूमि में जो वर्षा होती है उसके बाद फसल होती है, इसका मतलब देवों ने दिया वो फसल, देवों की पानी के कारण। तो अदेव यानी देव नहीं दिया, इसका मतलब बिना वर्षा। तो बिना वर्षा के जहां अच्छी फसल होती थी तो वो भूमि है वो अदेव मात्रक। और देव मात्रक जहां देवों द्वारा की गई वर्षा के आधार पर फसल होती थी उसको बोलते देव मात्रक। तो ये भूमि के प्रकार हैं। कृष्ट भूमि कौन सी थी, जो जुती हुई भूमि थी उसको कृष्ट भूमि कहते थे। और अकृष्ट इसका उल्टा कर देना, बिना जुती हुई भूमि जो है उसको मौर्य काल में और क्या कहा गया है अकृष्ट। इसके बाद देखिए अगला स्थल, जो ऊंची भूमि है वो ऊंची भूमि उसको स्थल के नाम से जाना जाता है, ऊंची भूमि स्थल। आप देखो इससे आगे अभिलेखों के आधार पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास किसने लिखा। तो इसका उत्तर है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर ऐसे इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो अशोक पर इतिहास लिखा वो केवल और केवल अभिलेखों के आधार पर जो है इतिहास लिखा है। इसके बाद है वह अभिलेख जिस पर 7 लेख उत्कीर्ण है। देखिए जो स्तंभ लेख हैं उन स्तंभ लेखों में सब में 6 जो है आदेश उत्कीर्ण है। लेकिन जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा, तो उसमें याद रखिए टॉप है ये, क्योंकि इसमें 7 जो बातें खुदी हुई है, बाकी सभी में 6। और दिल्ली टोपरा यानी पहले टोपरा अंबाला हरियाणा में था और फिरोज तुगलक ने इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया। तो याद रखना दिल्ली टोपरा, पहले कहा था ये टोपरा, और टोपरा अंबाला हरियाणा में है और अब दिल्ली में इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया, फिरोज तुगलक द्वारा। इसके बाद देखो मंत्रियों की नियुक्ति हेतु जो चरित्र का परीक्षण किया जाता था उस परीक्षण को किस नाम से जाना जाता, तो वो याद रखिए उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण क्या है कि जो मंत्री थे उनकी नियुक्ति से पहले एक चरित्र का परीक्षण किया जाता उसको उपधा परीक्षण कहते थे। स्थानिक, अब देखिए इसमें देखेंगे स्थानिक, ये कुछ शब्द है मौर्यकालीन। तो स्थानिक क्या था, जिले का प्रशासनिक जो अधिकारी था उसको स्थानिक कहते थे। इसी तरह से नागरिक, नगर का जनगणना अधिकारी एवं प्रशासक उसको कहते थे नागरिक। इसी तरह वार्ता क्या है, कृषि एवं पशुपालन को सम्मिलित रूप से वार्ता कहते थे। और अर्थशास्त्र में लिखा है कि ये काम जो वो शूद्रों का बताया गया है, तो वार्ता कृषि एवं पशुपालन। इसी तरह से देखिए चक्र या आहार, प्रांत जो है, प्रांत यानी अशोक के समय जैसे ही उसने कलिंग को जीत लिया था 5 प्रांत हो गए थे, तो उन प्रांतों को चक्र या आहार कहते थे, याद रखिए। इसी तरह रक्षिण जो पुलिस को कहते थे, पुलिस का काम क्या है, रक्षा करना है, तो रक्षिण किसको कहते थे, पुलिस को। इसके बाद देखिए न्यायालय, न्यायालय जो है वो देखिए एक तो था न्यायालय धर्मस्थलीय न्यायालय और एक था कंटक शोधन न्यायालय। तो धर्मस्थलीय न्यायालय जो है ये देखो दीवानी न्यायालय था। दीवानी न्यायालय क्या होता है, जिसमें देखो जमीन जायदाद संबंधी जो विवाद होते हैं उन विवादों को जो सुलझाते हैं वो दीवानी न्यायालय कहलाते हैं। इसी तरह से फौजदारी न्यायालय मारपीट या झगड़े के जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं और इसको कंटक शोधन कहा जाता था। तो देखिए दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश उसको राजू कहा जाता था और इसी तरह फौजदारी जो न्यायालय है उनके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको यदि ये पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर दें। इसके बाद देखो क्षेत्रक, ये क्षेत्रक क्या था, भूस्वामी, भूस्वामी जो उसको क्षेत्रक। और उपवास किसे कहते थे, जो काश्तकार जो उस पर खेती करता था, जमीन किसी की और खेती करने वाले दूसरे लोग थे तो उनको उपवास कहते थे। इसके बाद देखो कर, कर जो है वो कितने प्रकार के, तो वो देखिए भाग और बलि, ये बहुत ही प्रमुख कर थे मौर्य काल में।
तो भाग देखो कृषि उत्पादों पर जो कर लगाया जाता है उसको भाग कहते हैं। इसी तरह बलि भी भू राजस्व या भू राजस्व कर है। सीता क्या है? सीता देखिए सरकारी भूमि और सरकारी भूमि से प्राप्त जो आय है वो सीता कहलाती थी, तो ये सरकारी भूमि थी। इसके अलावा देखो परिणय, परिणय क्या था? आपातकालीन कर, यानी जब भी जरूरत पड़ती तो इस तरह का कर लगाया जाता है। इसके लिए जब सरकार के पास पैसे कमी हो जाती, सेना को ज्यादा आवश्यकता होती, तो ये अचानक लगाया जाता था आपातकाल कर, जिसको परिणय कहा जाता था। इसी तरह देखो हिरण्य, ये था नगद कर। हिरण्य जो है ये नगद रूप में लिया जाता था। सेतुबंध जो है वो सिंचाई, जिन जिन भूमि पर वो भूमि के वो प्रकार जिनमें सिंचाई के आधार पर फसल की जाती थी उनमें अलग से कर होता था, और वो कर क्या था? सेतुबंध। इसी तरह विष्टि क्या है? विष्टि है बेगार, यानी बिना शुल्क के श्रम करवाना, मजदूरी करवाना, वो था विष्टि। तो ये भी एक प्रकार का लाभ भी हुआ सरकार को। तो इस तरह दोस्तों ये हमने दूसरा जो भाग है मौर्य काल का, वो दूसरा भाग हमने पढ़ लिया है। पहला भाग पहले हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।